दोस्तों नमस्कार। कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आई आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की। उन्होंने वही इशू शुरू कर दिया रेस करना 75 साल, यानी कि जो पॉलिटिशियन है उनको 75 साल के अंदर रिजाइन कर देना चाहिए। और उनका जो इनडायरेक्ट टारगेट था वो था मोदी। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं, लेकिन बहुत बार वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे बीजेपी को नुकसान हो। वो ये नहीं चाहते, ऐसा पब्लिक कहती है कि बीजेपी एक स्ट्रांग लीडर पावर में बैठे। अगर बीजेपी कमजोर होगी, पावर में रहेगी, तो मोहन भागवत को वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। और इसलिए वो बीजेपी को टारगेट करते हैं। और इस टाइम पे टारगेट था उनका मोदी। मोदी को बहुत देर से टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मोदी स्ट्रांग लीडर है, मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत को इसके ऊपर प्रॉब्लम है। देखिए, देश के अंदर गद्दार भी बहुत होते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, और जो मेन खतरा होता है वो अंदर से होता है। तो इसी इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। ये भी आरएसएस से जुड़े हैं। आरएसएस के कैडर की बात अलग है, लेकिन जो उनकी लीडरशिप है उस पे बहुत से लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो उदय शंकर पानी जी, जो इस टाइम पे मोहन भागवत की स्टेटमेंट है उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या वो मोदी को टारगेट कर रहे हैं? क्यों नहीं चाहते वो कि बीजेपी स्ट्रांग बने? सर, आरएसएस का पहला मोटिव है देश सर्वोपरि। वो कभी कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ होगा। ये एक्चुअली डॉक्टर मोहन भागवत जी की कहीं एक फंक्शन हो रहा था, वो किसी और का उन्होंने एग्जाम्पल लिया, उसके ऊपर बात कर रहे थे। कुछ चिताले बिराले ऐसी कुछ नाम था। तो ही वॉज द पर्सन ही वॉज एमिंग एट, तो उनके ऊपर उन्होंने बोला जाके। लेकिन ऑपोजिशन को एक मौका मिल गया कि ये सेंटेंस को पकड़ लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसके बाद क्या बोला मोहन भागवत जी ने, कि भाई अगर तंदुरुस्त हैं, अगर he is capable of running the country, there is nothing wrong, one should do it. So I will not raise a finger at Dr. Mohan Bhagwat, the respected Mohan Bhagwat ji. ऐसे पूरा ऑपोजिशन वेट कर रहा है सर आज की डेट में कि कहां मोदी निकले और देश को लूटे ये लोग। अब हम लोग कब से ये पॉलिटिक्स देख रहे हैं। मोदी जी के आने से पहले हमने तो यही देखा था कि पॉलिटिक्स में आना मतलब पैसा कमाना। आपने जो इलेक्शन के अंदर पैसा खर्च किया उसको आप जब आने के बाद फिर करोड़ों रुपए। अब ये देखो, जो लकड़ी और कोयले की अंगीठी में लालू प्रसाद की बीवी खाना बनाती थी, फोटो थी, एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के, आज अरबों रुपए कहां से आ गया। आज एक हम लोग जो बात कर रहे थे, एक एनजीओ चलाती हैं, एक लेडी क्रिश्चियन लेडी हैं, सेतलवाद। सर मैंने तो उनके साथ काम भी किया, और एक एंटी इंडियन फिल्म जो मुझे बाद में पता लगी कंप्लीशन के बाद, उससे पहले मुझे कुछ और बताया गया था कि हम लोग कुछ और बना रहे हैं, जात पात के ऊपर फिल्म। और फोर्ड फाउंडेशन इनको बैकअप कर रहा था, एंड प्लस बीबीसी चैनल 4। माँ बेटी वहां रहती थी एक लोअर मिडिल क्लास घर में। आज आपको पता है ये सेतलवाद है ना, अमिताभ बच्चन के घर के पास उसने आलीशान करोड़ों रुपए का बंगला लिया। कहां से आता है ये पैसा? सर ये तो वो लोग हैं, इनको आप अगर बीजेपी भी पैसा दे दे तो ये ठुमके लगा के बीजेपी के गाने गाना शुरू कर देंगे। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करने वाली। दे विल नॉट इंडल्ज इन सच करप्ट प्रैक्टिसेस एंड एनकरेज सच एंटी इंडियंस। तो आई रियली हैव डाउट्स ऑन, आई विल disagree with you on this point also, and plus doubts on intention of Dr. Mohan Bhagwat ji in saying ये जो स्टेटमेंट दिया 75 साल के अंदर a person should resign. In fact, it is unfortunate. He should not have said it. अगर कहा भी है तो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए था। अगर आप किसी और की तरफ इशारा कर रहे हो तो वो क्लैरिफाई करिए ना। आपने तो पूरा एम्यूनेशन दे दिया ऑपोजिशन को। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको पुरानी बात करता हूं। आप बताइए। देखो, मैं आपको शुरू से बात करता हूं कि मोदी साहब सीएम बने थे 2002 में। इमीडिएटली गुजरात में राइट्स करा दिए गए, कार सेवकों को मार दिया गया। वहां पे जो ट्रेन में सफर कर रहे थे उनके ट्रेन के बाहर ताले लगा दिए गए, अंदर केरोसिन ऑयल फेंक दिया गया, और 60 के करीब लोग मारे गए, बच्चे भी मारे गए, लेडीज भी मारी गई। और ये पहली बार नहीं था गोधरा के अंदर, इससे पहले भी 2 बार ऐसा किया गया था। और मेन जो आदमी कर रहा था,
हाँ, तीसरी बार, 2 बार पहले था, ये तीसरी बार। वो था अहमद पटेल, जो कांग्रेस का गुजरात का एमपी था और बड़ा क्लोज था सोनिया गांधी के। ये मोदी को टारगेट करने का काम था मेनली, और मोदी ने उस टाइम पे कहा हम ज्यादा बात तो नहीं इसके ऊपर करेंगे, लेकिन उसके बाद मोदी को रिमूव करने की कोशिश की गई। सेशन कोर्ट से मोदी जीत गए कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी केस के अंदर, हाई कोर्ट से जीत गए, इवन सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियरेंस दे दी, लेकिन कांग्रेस इस पे शोर मचाती रही। लेकिन दूसरी बात आती है कि यहाँ पे क्यों मोदी को टारगेट किया जाता था, उनकी कैपेबिलिटी को देख करके। जैसे आपने स्टेवार्ड की बात की, वो एक एनजीओ चलाती थी और उस एनजीओ को पैसा देती थी कांग्रेस, और फॉरेन से भी फंडिंग आती थी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज या यूएस की डीप स्टेट वो ये चाहती है, या फोर्ड फाउंडेशन डीप स्टेट का पार्ट है, ये चाहते हैं कि इंडिया कमजोर रहे। उसके बाद बड़ी आगे चलते रहे। जब 2013 में पीएम मोदी को नॉमिनेट किया गया पीएम की पोस्ट के लिए, तो उस टाइम पे कुछ लोग चुपचाप शोर मचाने लग गए कि हमें क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अडवाणी उस टाइम पे सोच रहे थे कि उनको पीएम का कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन मोदी को दिया, क्योंकि इसके ऊपर राजनाथ सिंह ने कहा कि इतनी ज्यादा फेवर थे लोग मोदी के कि उनको मोदी को नॉमिनेट करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि अगर अडवाणी को नॉमिनेट किया जाता तो बीजेपी 2014 का इलेक्शन नहीं जीतती, और पीएम मोदी थंब बहुत बड़ी मेजोरिटी से इलेक्शन जीत गए। और उस टाइम पे इलेक्शन से पहले बाहर से भी एनडीए के पार्टनर उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, और जो मेन आदमी था वो था नीतीश कुमार। उन्होंने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया, वो उस टाइम पे बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, और उसी टाइम पे पीएम मोदी बिहार पटना के अंदर गए रैली को एड्रेस करने पे नीतीश कुमार वहां से बाहर चले गए और पीएम मोदी के ऊपर अटैक किया गया। कुछ ऐसी चीजें की गई कि जैसे कुछ लूप होल छोड़ दिए गए सिक्योरिटी के अंदर, पीएम मोदी को नुकसान पहुंचे। लेकिन पीएम मोदी को नुकसान कोई नहीं पहुंचा। पीएम मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बन गए 2014 में, तो पीएम मोदी ने बड़ा काम करना शुरू कर दिया। आपको पता है, जो पहले टेन्योर में पीएम मोदी 100 कंट्रीज के अंदर विजिट किए, 100 फॉरेन के विजिट, और पूरे फॉरेन कंट्रीज जो इंडिया के आसपास की कंट्री के साथ रिलेशन इंप्रूव किए, जहां से आर्म्स चाहिए था, जहां से ट्रेड करनी थी, जहां से बिजनेस करना था, उसके ऊपर काम किया गया। उसके बाद जब 2019 का इलेक्शन होना था, तो वहां पे भी कुछ लोगों ने कोशिश की पीएम मोदी को हटाने की, और पहला जो नंबर आता है वो आता है गडकरी का। नितिन गडकरी ने उस टाइम पे अपने आप को प्रपोज करने की कोशिश की एज पीएम कैंडिडेट, लेकिन किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। उस टाइम पे बरखा दत्त की एक स्टेटमेंट आई थी, वो चाहती थी पाकिस्तान को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, पीएम मोदी दोबारा वापस ना आए पावर के अंदर, ये उनकी स्टेटमेंट थी। फिर मणिशंकर अय्यर वो पाकिस्तान के अंदर गए थे 2018 में, और पाकिस्तान के टीवी चैनल पे बैठ करके उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आप मोदी को हटाइए। उन्होंने कहा जी हम कैसे हटाएंगे, हटाएंगे तो आप। और उसके बाद पुलवामा अटैक हो गया, 40 हमारे सोल्जर्स थे सीआरपीएफ के, उनकी डेथ हो गई, मार्टायर हो गए। और उसके बाद लगा कि पीएम मोदी अब क्या करेंगे, पीएम मोदी को तो हार मिलेगी क्योंकि उनकी रेपुटेशन बड़ी खराब हो गई। लेकिन पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के अंदर, और बालाकोट के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक की, जहां पे 300 टेररिस्टों को मारा, उससे पीएम मोदी बाउंस बैक कर गए। और जब पीएम मोदी बाउंस बैक कर गए तो इलेक्शन जीत गए। मैं आपको एक और बता दूं, जब 2014 में इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे पीएम मोदी को कांग्रेस ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ था। बहुत पैसा खर्चा था उन्होंने स्टेवाल के ऊपर भी, और फॉरेन मीडिया के अंदर भी, और इंडियन मीडिया के अंदर भी। लेकिन जब 2014 में इलेक्शन जीते, तो यूएस ने अपना जो ऑर्डर था इनको ब्लैकलिस्ट करने का, उसको विड्रॉ किया और उनको इन्वाइट किया ओबामा ने पाकिस्तान यूएस के अंदर आने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं 2019 की, पीएम मोदी इलेक्शन जीत गए। लेकिन उसके बाद 2020 में दिल्ली के इलेक्शन हुए। जब दिल्ली में इलेक्शन हुए तो वहां पे मैं या खुद प्रेजेंट था, मेरे कुछ लोग भी थे जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, और उन्होंने कहा भी हम तो हैरान हो गए कि यहाँ पे आरएसएस का कैडर मिसिंग था। और कुछ लोग कहते हैं कि उस टाइम पे आरएसएस के कुछ बड़े लोगों को कुछ पैसा दिया गया, या कुछ ऐसा काम किया गया कि उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। और उस टाइम पे जो पूल को मैनेज करना था, बूथ्स को, वो बिहार से लोग आए, और बीजेपी को झटका लगा जब केजरीवाल दोबारा पावर में आ गए। इससे पीएम मोदी की रेपुटेशन थोड़ी डाउन हुई। फिर एक और बात थी कि जब वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए, असेंबली के इलेक्शंस 2020 की बात है, उस टाइम पे बीजेपी उस टाइम पे जीत रही थी, इवन ममता बनर्जी अपनी सीट हार रही थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसी चेंजेस हुई, एक तो नेक्सलाइट ने अटैक कर दिया, उसका फर्क था, फिर यहाँ पे कोविड आ गया, फिर उससे इलेक्शन ममता बनर्जी जीत गई। उसके बाद ममता बनर्जी दिल्ली आई, और दिल्ली आकर के उनकी मीटिंग हुई गडकरी के साथ। कहती मैं रोड्स और ट्रांसपोर्ट की बात करने आई हूँ। लेकिन जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो कहते हैं कि ममता बनर्जी उस टाइम पे थैंक्स करने आई थी गडकरी को कि उन्होंने उसकी डायरेक्ट हेल्प की है, इसीलिए मैं ये बातें करता हूँ। फिर जब बिहार के इलेक्शन हो रहे थे 2020 की बात है, वहां पे मोहन भागवत की एक स्टेटमेंट आ गई। उन्होंने कहा जी यहाँ पे रिजर्वेशन खत्म कर देंगे हम। क्या जानबूझ के स्टेटमेंट दी थी उन्होंने? इससे बीजेपी को नुकसान हुआ, और वहां पे बीजेपी को जो सीटें मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। लेकिन बीजेपी किस तरीके से सर्वाइव कर गई।
उसके बाद अगर आपको पता हो कि यहाँ पे जब इलेक्शन हुए 2025 के, तो 24 के इलेक्शन हुए, जब पीएम मोदी ने पीएम 25 के, हाँ, जो लास्ट लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो पीएम मोदी को का जो एटीट्यूड था या उनको था कि हम अब की बार 400 पार, कि 400 से ज्यादा सीटें ले जाएंगे, लेकिन उस पे कुछ लोगों ने सेंध लगा दी। और इसके अंदर कहा जाता है कि अंदर से कुछ लोगों ने नुकसान कराया बीजेपी को, और मेन काम दिया जाता है आरएसएस की लीडरशिप को। मैं आरएसएस के कैडर की बात नहीं कर रहा। मोदी जानते थे कि मोहन भागवत उनको पसंद नहीं करते। हाँ, आप बताइए। सर, मैं बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया में, आने से पहले ऑपोजिशन में आग लगी हुई थी, क्योंकि इन्होंने अपना जोर दिखाया गुजरात, ऐसे गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर रहे, कमाल की मैनेजमेंट की। उसका एक एग्जांपल मैं खाली ये देता हूँ कि 2000 के अंदर वहां बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसके ऊपर मैंने एक फिल्म बनाई थी गुजरात में, अपना भुज एरिया में। वहां जाकर मैंने एक फिल्म बनाई थी, और जहां वो मैंने डिस्ट्रक्शन देखी, ऐसा कोई घर नहीं था, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी जिसपे क्रैक ना हो। मतलब पूरी बिल्डिंग पूरा आधा शहर को तोड़ना पड़ा। मतलब मैंने एक्सटीरियर में देखा कि वहां भी झोपड़े तक टूट गए थे, ईंटें पड़ी हुई थी चारों ओर, ऐसा डिस्ट्रक्शन। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ऐसा कमाल करके दिखाया कि कुछ एक महीने के अंदर वहां पर हालात एकदम नॉर्मल दिखाया। तो उनकी जो रेपुटेशन थी, उस रेपुटेशन से ऑपोजिशन पहले ही डरा हुआ था कि यार इस आदमी को नहीं आने देंगे, मोदी जी को नहीं आने देंगे। लेकिन मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर बने, आपको बताऊं सूद साहब, ये बगैर आरएसएस के आशीर्वाद के नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं बनते, बिल्कुल बात आज भी, मानता हूं, लेकिन मैं, हाँ, लेकिन आज भी सर आज भी जो भी नया चीफ मिनिस्टर बनता है, चाहे दिल्ली का, चाहे उड़ीसा का, चाहे हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट, दे आर ऑल आरएसएस कैडर्स। बिल्कुल ठीक बात है। पहले सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही देखी जाती है कि इज ही आरएसएस कैडर। जो उनका एक लॉजिक ये है कि आरएसएस का मेन मोटिव ये है टू मेक स्ट्रांग पीपल। उनको चाहिए स्ट्रांग पीपल, स्ट्रांग लीडरशिप, आइडियल लीडरशिप विथ गुड मॉरल्स। और तो उस तरह का वो जो चीजें क्वालिटी डालते हैं, और जैसे ही एक आरएसएस कैडर रहता है तो बड़ा सेफ रहता है एज ए लीडर। वो आदमी कभी करप्शन करेगा ही नहीं, वो नहीं करने वाला कभी। सो आई विल नॉट से दैट इन एनी केस, सर, इन एनी केस मोहन भागवत जी किसी तरह से भी मोदी जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ। भाई मे बी मैं गलत हूँगा, आप ज्यादा पॉलिटिक्स जानते हो, शायद उनका कुछ और मतलब होगा जिसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है ऑपोजिशन। और उनके लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान मिल गया। मतलब वो तो ये है कि मोदी जी जब तक हैं, जब तक वो ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं इसके ऊपर आपको थोड़ी और बात बता दूं कि जब यहाँ पे राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो पीएम मोदी सिर्फ किसको इनवाइट किया? एक तो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, वहां पे सेंटर में बैठे हुए थे, दूसरे थे मोहन भागवत, क्योंकि पीएम मोदी मोहन भागवत को प्लीज करना चाहते थे। मोहन भागवत की कुछ प्रायोरिटीज हैं, जैसे मैंने कहा, उनका जो पहला प्यार है वो है गडकरी, और वो चाहते हैं गडकरी पीएम बने, तो उनको शायद फायदा होगा, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, फैमिली के इंटरेस्ट होंगे। मैं आरएसएस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, आरएसएस की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा। कई बार ऐसा होता है कि लीडर्स अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर के ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और नेशनल इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं। जब 2025 का इलेक्शन हुआ था, जहां पे पीएम मोदी जीत के आए, तो उनको थी उम्मीद कि हम 400 पार जाएंगे, और पूरी उम्मीद थी कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया 400 पार जाएंगे। लेकिन वहां झटका लग गया। उस टाइम के यूएस की डीप स्टेट वो बड़ी इन्वॉल्व थी। इवन जो यूएस की एम्बेसी के अंदर यहाँ पे जो सीआईए के लोग बैठे हैं, उन्होंने और अब्दुल्ला से जाके मीटिंग की। उन्होंने साउथ के अंदर जो बीजेपी के सपोर्टर थे उनसे भी मीटिंग की, बहुत से लोगों से किया, और उन्होंने बहुत पैसा भी खर्चा यहाँ पे। जॉर्ज सोरोस भी यहाँ पे पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। और उस टाइम पे राहुल गांधी भी स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम तो इस बार बीजेपी तो इस टाइम पे हारेगी, और इस किसी इशू की बात कर रहे थे वो, क्योंकि उनको कुछ गारंटीज थी। लेकिन पीएम मोदी जो 400 तो नहीं ले पाए, सीटें उनको मिल गई, पावर में आ गए। उसके बाद पीएम मोदी ने अपनी गेम खेली। गेम खेलने का मतलब था कि पीएम मोदी को जो अपोजिशन साथ में इनकी जो पार्टी थी, जैसे आपके
नायडू जी और नायडू नीतीश आ गए, कुमार, नायडू हाँ, साथ में आ गए। इनका साथ। और दूसरी तरफ जैसे साथ में नीतीश कुमार को भी समझ में आ गया कि पीएम मोदी की क्रेडिबिलिटी का तो मुकाबला नहीं है, तो पीएम मोदी किस न किस तरीके से बच गए। उसके बाद इन्होंने अपने आप को संभाला। देखिए, बात क्या होती है कि पावर एक बहुत बड़ी गेम है। जैसे आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे तो लेकिन उनकी जो सिलेक्शन थी अपने एडवाइजर की, स्पेशली एन उसकी जो गलती थी ब्रिजेश मिश्रा की, उसने उनको जगह-जगह धोखा दिया और ये कहा जाता है कि उनके बड़े क्लोज लिंक थे के अडवाणी के साथ और इसीलिए कुछ वो गेम खेलते थे, वो चाहते थे एल के अडवाणी आए। और देखिए मैं बता दूँ आपको, जब राजीव गांधी उनके ऊपर बफोर्स का केस लगा, तो पूरे की पूरी एविडेंस थी, क्योंकि मैं भी उस केस के अंदर इन्वॉल्व था, कुछ इंक्वायरी मैंने भी उसके अंदर की थी, मेरे साथ कुछ लोगों ने बात भी की थी। लेकिन एल के अडवाणी को बचाने के वाले 2 आदमी थे, राजीव गांधी को, एक एल के अडवाणी और दूसरे थे मुलायम सिंह यादव, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी पीएम बनना चाहते थे और अडवाणी भी पीएम बनना चाहते थे। और अडवाणी इसलिए पीएम बनना चाहते थे कि अगर यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं आई, तो मोदी शायद इलेक्शन ना कर, लोगों को इकट्ठा ना कर पाए, तो वो कांग्रेस की सपोर्ट लेके पीएम बनेंगे। इसीलिए कुछ लोग अंदर से भी चाहते हैं कि पीएम मोदी स्ट्रांग ना आए। देखिए, अब मैं आपको एक बता दूं कि IC-81 को हाईजैकिंग की गई, पूरी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वाजपेयी को नहीं दी गई। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, वो इन्फॉर्मेशन वाजपेयी को नहीं दी गई। इवन कारगिल की इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन थी रॉ के पास, वो भी नहीं दी गई, क्योंकि वो वाजपेयी की इमेज खराब करना चाहते थे। और इसके अंदर सिर्फ ब्रजेश मिश्रा इन्वॉल्व नहीं थे, एक बड़े सीनियर मिनिस्टर जो वाजपेयी की गवर्नमेंट के अंदर थे वो भी इन्वॉल्व थे। और इस टाइम पे जो पीएम मोदी जीत के आए वो अपनी कैपेबिलिटी से जीत के आए, लेकिन पूरी एफर्ट थी पीएम मोदी को हराने की। और हराने का मतलब है कि पीएम मोदी कमजोर हो, और पीएम मोदी कमजोर हो तो उनके बदले में जो आरएसएस या मोहन भागवत का जो स्वीट आदमी हो, जिसको पसंद करते हैं, उसको चाहते हैं कि पीएम बने, ताकि उनकी ज्यादा पावर हो। देखो, हर एक आदमी के अपने पर्सनल टेंशन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ट्रम्प जो बात कर रहा है वो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है, लेकिन ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट के साथ साथ जो अपना मेन जो उनका बिजनेस है उसको प्रमोट करने में लगा है। यहीं पे उनकी भारी गलती है, इसीलिए वो आइसोलेट हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड से। तो यहाँ पे भी पीएम मोदी को जिस तरीके से मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया है, तो एक बड़े सीनियर आदमी है, उनको सोच समझ के स्टेटमेंट दी जाए। अगर बिहार का इलेक्शन होता है तो मोहन भागवत स्टेटमेंट दे देते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा, और वहां पे बीजेपी को नुकसान हुआ। इसी तरीके से इस टाइम पे उन्होंने, जब मोदी 75 साल के होने वाले हैं, उस टाइम पे कह रहे हैं कि 75 साल के बाद कि जब आदमी हो जाए तो उसको पॉलिटिक्स से रिजाइन कर देना चाहिए। क्या मतलब है ऐसे स्टेटमेंट देने का? आप अपना काम कीजिए और मोदी को अपना काम करने दीजिए। क्या मोदी ने कोई कमी छोड़ी है देश को स्ट्रांग करने के लिए? क्या मोदी ने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा दिया? मोदी ने पाकिस्तान को भीख मांगने को सिखा दिया, उसके बाद मोदी ने पाकिस्तान को ऑपरेशन से दूर करके बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। तो जो देश को प्रेम करते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी देश होनी चाहिए, ना कि कोई और आदमी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मोहन भागवत की स्टेटमेंट है, मैं किसी भी तरीके से उनको एंडोर्स नहीं करता या उनको सपोर्ट नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी इंडोर्सेस दिस, क्योंकि आज भी मोदी जी की जो एनर्जी लेवल है, जो उनका परफॉर्मेंस का दिखा रहे हैं, वो जाके रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस, दैट इज पार एक्सीलेंस, जो कमाल का। मतलब वो एक आदमी ने इतने सालों से प्राइम मिनिस्टर, एक दिन छुट्टी नहीं ली, और वो क्या सोता है, पता नहीं कितने बजे सोता है, फिर उठ जाता है 4 बजे, योगा करता है, और ही हार्डली स्लीप्स एंड ही हार्डली रेस्ट। और उसके बाद भी उन्होंने कंट्री को कहां से कहां पहुंचा दिया सर। आज हमारी इंडिया कहां पहुंच गई है। और अभी 10 साल अगर मोदी जी रह गए तो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलो, यहीं पे हम इस इशू को खत्म करते हैं और यही कहते हैं कि ऐसे जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठे हैं, उनको इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए देश के इंटरेस्ट देख करके, कंट्री का इंटरेस्ट देख करके, कंट्री का कहाँ पे फायदा है। आप अपने पर्सनल इश्यूज को साइड पे रखिए और प्रमोट करिए नेशनल इश्यूज को। और मोहन भागवत को एक क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए इसके ऊपर कि मेरा कोई मतलब नहीं था कि पीएम मोदी के बारे में, और मुझे ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी। ही शुड फील सॉरी। जय हिंद, जय भारत। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? I'm sure they're going to do it. He's going to do it. ये आज की जो हालात है इंडिया में, सर, अगर मोहन भागवत भी जी ऐसी बात कहे ना, इंडिया में आम आदमी भी बिलीव नहीं करेगा उनके साथ। They will not think like him. Absolutely. आज people love and worship मोदी जी so much. तो anyway, मैं फिर आज प्रोग्राम खत्म होने से पहले यही बताऊंगा कि भाई, अगर हम लोग कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए
और शेयर करिए, और कोई कमेंट है तो बताइए। देखिए, अगर आपका कोई सुझाव भी है तो हमारे सूद साहब भी हैं, मैं भी हूँ, और वी कैन टेक योर suggestions and problems to a higher level and get it solved. Anyway, I think that is all I have to say, sir. Thank you very much. Jai Hind. जय भारत। Jai Bharat, sir.